हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस को लेकर यहाँ ऑपरेटर जो गेम प्ले कर रहा है वो कहाँ पर बाय कर रहा है, कहाँ सेल कर रहा है और अभी क्या सिचुएशन है, इसको हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न में डिटेल में समझेंगे। आप कुछ नया सीखने को होगा आपके लिए आज। और इस तरीके से डिटेल में जाकर हमें एक्चुअल में पता चल जाता है कि अभी जिस प्राइस पर कोई भी स्टॉक का ट्रेड कर रहा है वो वहां से फर्दर नीचे जाने वाला है या वहां से ऊपर जाने वाला है, तो बाइंग आने वाली है, सेलिंग आने वाली है, इस चीज का हमें पता चल जाता है। सीखने में जो अपने आप से सीखकर जब हम चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, बिजनेस देखते हैं, फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो हमारी कन्विक्शन एक अपर लेवल पर होती है। और उसके चलते जब मार्केट में एडवर्स सिचुएशन का माहौल हो, उस टाइम पर अगर हमने पोजीशन बनाई हुई है तो वहां पर डर का माहौल नहीं रहता, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमने खुद ने सोच समझ कर किया है, किसी से टिप्स लेकर नहीं किया है। तो यहां सीखना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर सारी ही चीजें डिस्कस करेंगे, बिजनेस, फाइनेंशियल्स एंड ऑपरेटर्स गेम प्लान जो यहाँ पर हो रहा है टेक्निकल चार्ट पैटर्न में। तो सबसे पहले हम एक बार बिजनेस को देख लेते हैं। बिजनेस का हम सबको पता है आईटी इंडस्ट्री है, और आईटी इंडस्ट्री में इनका जो रेवेन्यू मिक्स है कि किस कंट्री से कितना पैसा आता है, जियोग्राफिकली अगर हम बात करने लगे, टीसीएस जनरेट्स around 52% of the total revenue from Americans clients and followed by Europe 31%। इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 6% इनका आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अकाउंट्स फॉर रेस्ट 11% रेवेन्यू। तो यूरोप अपने आप में कोई एक कंट्री नहीं है, दैट इज ए कॉन्टिनेंट ऑफ सो मैनी कंट्रीज। एंड जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं अगर किसी कॉन्टिनेंट में तो वो यूरोप ही है। लेकिन इंडिया से सिर्फ 6% है। मे बी गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में जो अभी 6% है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन वो जब होगा तब होगा, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी बातें ये हो रही हैं कि यूएस में रिसेशन का सीन है, तो वहां पर विवेक भाई दीज कंपनीज माइट नॉट बी डूइंग गुड। तो ऐसा सीन एक्चुअल में ये सब बातें होती हैं कहने की, और हर किसी चीज की गिरने का एक लेवल होता है, एक लिमिट होती है। अगर आप अमेरिका में लिस्टेड जो आईटी कंपनीज हैं या जो बाकी कंपनीज हैं उनकी एक बार सिचुएशन देखोगे तो ऑल कंपनीज आर ऑलरेडी 40% डाउन, 50% डाउन, 60% डाउन, इवन फ्यू कंपनीज आर 70% डाउन। वो ऊपर आई ही नहीं है एज सच। और जहां तक रिसेशन की बात होती है, मार्जिन प्रेशर आने की बात होती है, तो उसमें हमें एक बात हमेशा देखनी चाहिए कि अगर मार्जिन प्रेशर सिर्फ और सिर्फ 2% का है और स्टॉक प्राइस यहां पर 30-40% गिर जाता है, तो क्या 30-40% गिरना चाहिए था उस मार्जिन प्रेशर की वजह से? नंबर वन। नंबर टू, हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मार्जिन प्रेशर परमानेंट है? क्या यूएस में जो रिसेशन की बातें हैं, रिसेशन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो रिसेशन की बातें हैं, क्या ये परमानेंट रिसेशन की बातें हैं? क्या अमेरिका यहां से खत्म हो जाएगा और ये कभी ग्रो नहीं करेगा? तो अगर ये सारी बातें हमारी टेम्परेरी हैं, अगर ये सारा जो इंपैक्ट है सिर्फ 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का या 6 मंथ्स का है, तो क्या यहां से कंपनीज की ग्रोथ बंद हो जाएंगी? ये सारी बातें हमेशा से हुई हैं। राकेश झुनझुनवाला जी जब तक थे वो हमेशा एक बात को कहते थे कि अगर मैंने कभी इन इकोनॉमिस्ट को बहुत अच्छे से सीरियसली लिया होता और इनकी बातें सुनकर मैंने अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की होती, तो आज मेरे पास उतना पैसा नहीं होता जितना मेरे पास है। तो इकोनॉमिक्स एक अलग चीज है। इकोनॉमिक्स का जो इंपैक्ट होता है वो 10 इयर्स में होता है, और 10 इयर्स की कोई भी इकोनॉमिक्स ये बात नहीं कहती कि अमेरिका 10 इयर्स तक यहां से ग्रो नहीं करेगा और रिसेशन में चला जाएगा। सो नथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। तो शॉर्ट टर्म में क्या चीजें इंपैक्ट होती है, शॉर्ट टर्म में किस इवेंट का कितना इंपैक्ट होना चाहिए था, उस चीज को यहां पर कंसिडर किया जाता है। और अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करने लगे, एक बार यहां पर फाइनेंशियल्स की बात करने लगे, तो ऐसा कोई रिसेशन बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। मार्जिन प्रेशर जरूर देखा गया है यहां पर, और मार्जिन प्रेशर कितना है? जून क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 25%। अदर इससे पहले 27% था, उससे पहले 28% था, एंड मैक्सिमम वाज 29%। सेम तरह की बातें अगर आप जून 2019 में देखो तो 26% मार्जिन आ गया था। उसके बाद में क्या ये परमानेंट रहा? नहीं। 2 क्वार्टर, हमारा 2 क्वार्टर सिर्फ 26% था, उसके बाद में 27% गया, फिर 26 आया, लेकिन फिर 29% आ गया वापस से। जैसे ही 25% के आसपास आया, तो ऐसे में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, जो एक्स्ट्रा हायरिंग होती है, उस हायरिंग को रोक दिया जाता है। जो यहां पर
अपनी कंपनी से लोग छोड़कर जाना शुरू करते हैं और दूसरी कंपनीज में जाकर ज्वाइन करना शुरू करते हैं, वो सिलसिला रुक जाता है। वो सिलसिला रुकने के बाद में जो कंपनीज की एम्प्लॉइज की बढ़ती हुई कॉस्टिंग होती है, पेरोल जो कॉस्टिंग होती है, वो कॉस्टिंग बढ़ना बंद हो जाती है। क्योंकि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में देखा गया था कि एचसीएल से छोड़कर विप्रो में गए, विप्रो से छोड़कर टीसीएस में गए, टीसीएस से छोड़कर हम वापस से किसी कंपनी में चले गए, और एवरी टाइम एवरीबॉडी वाज आस्किंग फॉर ए हाइक, ए रेज इन द सैलरी। लेकिन वो काम यहां पर बंद हो गया, तो वापस से अपने आप मार्जिन ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जो ये मार्जिन प्रेशर है, ये यूएस में रिसेशन की वजह से नहीं आया है, इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। ये मार्जिन प्रेशर इसलिए आया है क्योंकि एट्रिशन कंपनीज में बढ़ गया था, सैलरीज ज्यादा देनी पड़ रही थी, सेम काम कराने के लिए जो एम्प्लॉइज की कॉस्टिंग थी वो इंक्रीज हो गई थी। अब क्योंकि यहां पर हायरिंग एंड फायरिंग वाला सिस्टम थोड़ा सा रुक जाएगा और एम्प्लॉइज भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना इमीडिएटली स्विच करना बंद कर देंगे। जो बहुत ज्यादा ऑफर्स थे, एम्प्लॉइज की जो सैलरी बढ़ रही थी वो रुक जाएगी, और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन खर्चा होता है वो एम्प्लॉइज की सैलरी का बढ़ना ही होता है। तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। हम एक बार ये बात समझ में आ गई कि जो मार्जिन प्रेशर है किस लिए है और ये क्यों प्रेशर रहने वाला नहीं है। ये इंपैक्ट रिसेशन की वजह से नहीं है, क्योंकि रिसेशन एज सच है ही नहीं। उसके बाद में हम एक बार क्वार्टर रिजल्ट्स को फिर भी देख लेते हैं कि जून क्वार्टर में जो रिजल्ट्स हैं, क्या वो पिछली बार जून क्वार्टर के रिजल्ट से बेटर हैं? यस, बेटर हैं। और अगर जून क्वार्टर के प्रॉफिट की बात करें तो क्या ये नेट प्रॉफिट बेटर है? 9500 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो 9000 करोड़ का प्रॉफिट था उससे ज्यादा है? यस, ज्यादा है। मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाई थी और उसमें ये चीज डिस्कस की थी कि यहां पर ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बात साथ में भी डिस्कस की थी कि यहां से गिरावट भी ज्यादा नजर नहीं आती, सेम ही रेंज में ये स्टॉक चलता हुआ नजर आता है। ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स बैक पहले वीडियो बनाई थी एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड ओवर लास्ट 2.5 मंथ्स। स्टॉक प्राइस इज रेंजिंग इन ए सेम रेंज, लेकिन अभी सिचुएशन यहां पर ऑपरेटर की नजर आ रही है। वो ऑपरेटर की क्या सिचुएशन है, उससे पहले मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। द मोमेंट मीन्स एट ए टाइम व्हेन दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट इन दिस रेंज, तब मैंने बताया था कि यहां पर आईटी इंडस्ट्री विल बी लैगार्ड और आईटी इंडस्ट्री ही निफ्टी को नीचे रखेगी, और निफ्टी को नीचे लाने में आईटी का ही पूरा रोल रहा था। एट द सेम टाइम आई हैड मेंशन्ड कि यहां से जो रैली आएगी वो बैंकिंग स्टॉक्स में आएगी। सो बैंकिंग स्टॉक्स राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई। बैंक निफ्टी हैज मेड ए लाइफ टाइम हाई टुडे, एंड यहां पर जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की वो लाइफ टाइम हाई है, वेयर एज दिस आईटी इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग वेल। तो यहां पर जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस टाइम पर काफी कमेंट्स इस तरह के भी आए थे कि विवेक भाई, आईटी इंडस्ट्री विच इज डूइंग वेरी गुड, आप उसमें बेरिश हो रहे हो, और जो बैंकिंग इंडस्ट्री है जो कुछ भी नहीं कर रही है आप उसमें बुलिश हो रहे हो। कहीं आपने इकोनॉमिक्स या डेटा को पढ़ना छोड़ तो नहीं दिया? तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी इस तरह के कमेंट्स आते हैं वो जनरली तब आते हैं जब हमने लास्ट मैनी इयर्स में एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया होता और हम सिर्फ एक लर्निंग फेज में होते हैं। और जब लर्निंग फेज में होते हैं तो पहले थियरी पढ़ते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिकलिटी आती है। तो थियरी सिर्फ और सिर्फ थियरी पढ़ने के बाद में इस तरह की बातें होती हैं। तो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप गलत हो, बल्कि ये बात इसलिए बता रहा हूं कि एक स्टेप आगे जाने की जरूरत है। अभी तक थियरी पढ़ी थी, थियरी पढ़ ली, ठीक है, क्योंकि थियरी पढ़े बिना प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता। लेकिन थियरी पढ़ने के बाद में उसी को सच मान लेना और उसी के बेस पर ट्रेडिंग करना और उसके बाद में सारे पैसे खोते रहना या फिर पैसे नहीं बना पाना, 4 साल निकल गए कोई पैसा नहीं बना, फाइनली फिर वापस से म्यूचुअल फंड में चले जाना, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो थियरी पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब प्रैक्टिकल भी पढ़ने की जरूरत है। प्रैक्टिकल पढ़ने के 2 तरीके मैंने आपको बताया कि एक, एवरीडे आई एम मेकिंग वीडियोस हियर, एवरीडे आई एम डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, एवरीडे आई एम टीचिंग फ्यॉर माय प्योर हार्ट की सबको सीखने की जरूरत है, इंडिया को ग्रो करने की जरूरत है, हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है, गैम्बलिंग से बचना है और यहां पर एक इक्विटी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग पर जाना है जिससे या तो पैसे आए या कहीं नहीं जाए। तो इस सिलसिले को हमने चालू रखना है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर टाइम की कमी है, यू कैन नॉट सी 500 वीडियोस ऑन द चैनल, तो यहां पर टाइम की भी कमी है, टाइम की कमी नहीं भी है, तो जिसके पास टाइम है वो यहां से देख सकता है, यहां से सीख सकता है, और जिसके पास टाइम कम है वो पर्सनलाइज क्लासेस में भी सीख सकता है। जो नेक्स्ट बैच है दैट इज कमिंग ऑन अक्टूबर 9th 8th नॉट 9th बट 11th अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो आगे बढ़ते हुए
हम वापस से टेक्निकल चार्ट पैटर्न को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न को डिस्कस करते हुए सबसे पहले एक बार हम यहां पर सपोर्ट को डिस्कस करते हैं, और वो सपोर्ट कौन सी है? वो सपोर्ट ये है, और इससे पहले एक और सपोर्ट आई थी, दैट सपोर्ट वाज दिस। तो यहां पर जब ये पहली वाली सपोर्ट आई थी तो काफी लोगों ने इसको कैसे समझा था, मैं आपको बता देता हूं। काफी लोगों ने इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ लिया था कि इस तरीके से ये हेड शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है, और यहां से ये ब्रेक डाउन देगा और बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो यहां पर गलती क्या की? हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता। उसका रीजन क्या है? अच्छी कंपनीज में हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स काम नहीं करते, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स काम करते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनीज की बेसिक नेचर फाइनली ऊपर जाने की होती है। मार्जिन प्रेशर से नीचे आया तो वहां रुकेगा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है। अभी वापस से एक पैटर्न सेम तरीके का बना हुआ है यहां पर, अगर हम देखने लगे वापस से एक और हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बन रहा है। दिस इज द शोल्डर एंड दिस कंप्लीट इज द हेड, और यहां से दिस इज ए शोल्डर, और वापस से नीचे की तरफ आया है। क्या ये फर्दर यहां से नीचे जाएगा? वापस नीचे जाने की अगर हम बात करने लगे तो एक बार हम इसकी डेप्थ देख लेते हैं कि ओवरऑल डेप्थ हमारी है कितनी। यहां पर डेप्थ है 1000 पॉइंट की। अगर 1000 पॉइंट को फर्दर यहां पर निकालकर नीचे लगाया जाए तो हमारा स्टॉक प्राइस का जो टेंटेटिव प्राइस टारगेट है वो कितना निकल कर आता है? 1982 के आसपास निकल कर आता है। मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि स्टॉक प्राइस 1982 तक चला जाए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैं आपको एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाता हूं कि यहां से ये जिसको हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ रहे हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रादर दिस इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इस तरह की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से इसने सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाना है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अलग अलग लेवल पर बन रही है, आप यहां पर इस चीज को ध्यान से देख भी सकते हो। मैं आपको बताता हूं कि दिस इज वन सपोर्ट, और सेम लेवल पर सपोर्ट यहां पर बनी, उससे पहले एक इस लेवल पर सपोर्ट बनी, सेम लेवल पर सपोर्ट ये बनी। सो सपोर्ट, दिस इज अ रेंज एक्चुअली, और इस रेंज में लगातार सेम लेवल्स पर सपोर्ट बन रही है। अगेन इट इज टेकिंग सपोर्ट एट द सेम लेवल। अभी रिसेंटली क्या हुआ है हाल फिलहाल कुछ दिनों में, मैं आपको वो बताता हूं। यहां पर एक बार ये सपोर्ट्स हमने डिस्कस कर ली, हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं और क्यों इस कंपनी में काम नहीं करेगी। मार्जिन डिस्कस कर लिए कि मार्जिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आया है, लेकिन ओवरऑल लाइफ टाइम हाई से स्टॉक प्राइस कितना नीचे आ गया है? स्टॉक प्राइस नीचे आ गया है 23-24%। तो 24% प्राइस नीचे आना, 2% मार्जिन श्रिंक होने की वजह से, और मार्जिन श्रिंक होने के बाद भी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट यहां पर पोस्ट करना लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो उतनी बड़ी गिरावट आएगी नहीं यहां से। अब हम यहां पर बात करते हैं एक बार गैप्स की, और आज क्या हुआ? आज यहां पर एक गैप मेंटेन हुआ। ये गैप इसलिए मेंटेन हुआ बिकॉज यस्टरडे यस्टरडे अमेरिकन मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद में लगातार गिरी और नीचे ही बंद हुई। 4% के आसपास गिरावट थी, लेकिन इंडियन मार्केट नीचे गिरी, नीचे खुली, और उसके बाद में लेकिन सारा रिकवर कर गई। और लेकिन इसने रिकवर नहीं किया। इसने रिकवर क्यों नहीं किया? दिस इज ट्रेडिंग इन ए रेंज। ऐसा क्या हुआ इसमें? अब हम इसको एक बार इस गैप को डेली कैंडल के बदले 1 मिनट चार्ट पर देखते हैं कि 1 मिनट चार्ट पे ऑपरेटर ने एक्चुअल में यहां पर किया क्या है। एक बार हम 1 मिनट चार्ट पर देखेंगे तो चीजें हमें सारी की सारी समझ में आने लगेंगी। अगर हम यहां पर देखें तो यस्टरडे इवनिंग तक स्टॉक प्राइस वाज डूइंग वेल, उसके बाद में यहां पर ये नीचे आया। मैं इसको बंद कर देता हूं। यहां पर ये नीचे आया और इसको लॉग चार्ट मैंने किया। नीचे आने के बाद में फर्स्ट कैंडल से ये नीचे आया। दिस इज द फर्स्ट 1 मिनट ऑफ द डे, 9:15 पर आज की ये बात है। नीचे आने के बाद में जितनी वॉल्यूम आई उससे ज्यादा वॉल्यूम हमारी लगातार आई है, और इतनी ही वॉल्यूम के साथ लगातार यहां पर माल भरा गया है। तो ऑपरेटर ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल क्यूज का बहाना बनाकर अपना थोड़ा सा माल गैप डाउन करके बेचा, और वो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा माल यहां पर बेचा हो, थोड़ा सा ही माल निकाला है। और उसके बाद में जितना भी जनरल पब्लिक ने यहां पर घबराकर माल निकाला है, सारा का सारा सेम रेंज में रखकर बाय कर लिया गया है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है, विवेक भाई आपको कैसे पता कि ऑपरेटर ने ही बाय किया है या किसी और ने बाय किया है? तो मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी क्या यहां पर रिटेलर बाय कर सकता है और ऑपरेटर यहां पर सेल कर रहा होगा? और रिटेलर इतनी बड़ी क्वांटिटी में इतने नीचे यहां पर इस तरह के माहौल में, जब अमेरिका की मार्केट 4% डाउन थी, रिटेल पब्लिक आकर बाय करेगी एज ए इनसाइडर बनके, और सारा का सारा माल इस तरीके से वो बाय करती जाएगी एक ही रेंज में रखकर? ऐसा नहीं होता है। यहां पर रिटेल
पब्लिक का पेट सबसे पहले खराब होता है, क्योंकि मेरा लाख बार समझाने के बाद भी ना तो वो टीवी देखना छोड़ते हैं, ना ही वो एसजीएक्स निफ्टी देखना छोड़ते हैं, ना ही वो यूएस मार्केट देखना छोड़ते हैं, और ना ही डरे बिना छोड़ते हैं, और ना ही एक ही शेयर में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाए बिना छोड़ते हैं, ना ही एफ&ओ किए बिना छोड़ते हैं, ना ही मार्जिन पर काम किए बिना छोड़ते हैं। तो यहां पर जब मैं ये बातें कहता हूं तो एक बात समझना, जब तक ये सब काम छोड़ोगे नहीं तब तक लक्ष्मी आएगी सैलरी के रूप में, लेकिन यहां पर स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग के रूप में जाती रहेगी। ऐसा करो मत, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ आप अपने साथ गलत कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गलत कर रहे हो, आप ग्रोथ को यहां पर रोक रहे हो। ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारा माल ऑपरेटर ने बाय किया, उसके बाद में सेम रेंज में जितना भी माल आता रहा ऑपरेटर लगातार बाय करता रहा। इवन यहां पर तो एक टाइट रेंज इन्होंने बना ली कि जितना भी आएगा बस यहीं पर रोककर बाय करते रहेंगे, और उसके बाद इन्होंने इसको ऊपर ले जाना शुरू किया। अभी मैं लास्ट मोमेंट पर, नाउ मार्केट हैज नॉट क्लोज्ड येट, 326 हुए हैं, लेकिन जाते जाते एक झटका दिया, अगेन थोड़ा सा माल निकाला, लेकिन नीचे लाकर जितनी क्वांटिटी इन्होंने ऊपर से नीचे तक लाने में निकाली उससे ज्यादा सेम रेंज में इन्होंने यहां पर माल भर लिया। तो जब भी मार्केट में इस तरह का कोई गिरावट आए, हमें यह देख लेना है कि उसके बाद में एक ही रेंज में रखकर माल भरा गया है या लगातार यहां पर अगर यहां इस रेंज में ये रहता और इस रेंज में रहकर यहां पर वॉल्यूम कम हो रही होती और उसके बाद में वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता, तो यहां पर हम मानकर चलते कि और ज्यादा गिरावट आएगी। लेकिन सेम रेंज में रहा और उतनी ही वॉल्यूम रही और उसके बाद में फिर से हैवी वॉल्यूम के साथ ही बढ़ना शुरू हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ नीचे लाकर माल भरने की तैयारी की गई है। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि इस बार माल नीचे गिराया गया और उसके बाद यह काम किया गया। इससे पहले जब सेम तरीके से एक बार गिरावट हुई थी और सेम तरीके का काम हुआ था, तब क्या हुआ था? वो कैंडल कौन सी है? दैट कैंडल इज ऑफ 29 अगस्त। 29 अगस्त में भी यहां से ऊपर से नीचे इसी तरीके से गैप डाउन खोला गया था। 29 अगस्त की एक बार हम कैंडल पर चलते हैं, वहां पर क्या किया था? 1 मिनट चार्ट पर ही चलते हैं और आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। 29 अगस्त पर हम बैक साइड पर जाते हैं एक बार और ये सारी ही ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं जिससे चीजें समझ में आ जाएं, क्लियर हो जाएं। सो 29 अगस्त को क्या सिनेरियो है आप यहां पर देखो। 29 अगस्त को साफ साफ यहां पर क्या नजर आता है? 29 अगस्त को यहां पर माल एक ही रेंज में रहकर यहां वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आती है, और वॉल्यूम बढ़ते हुए क्या सिनेरियो नजर आता है कि शायद यहां पर माल भरा नहीं गया है। हमें क्या नजर आता है कि माल भरा गया है, निकाला गया है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या चीज नजर आती है? हमने एक बार फर्स्ट कैंडल पर गिरावट आई, दूसरी कैंडल पर गिरावट आई, जितनी गिरावट आई दो कैंडल्स में सेम तरीके से यहां पर एक ही रेंज में रखकर माल को भर लिया गया। तो ये अगेन ऑपरेटर ने सेम ही काम किया था, सेम लेवल पर रखकर माल भरा गया, उसके बाद में लगातार माल भरते रहे, कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। और उसके बाद में अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे फिर से ऊपर ले गए और उसके बाद खींच के इसको ऊपर ले गए। लेकिन यहां पर अगर आप ये ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें इंटरलिंक हो रही हैं, वीडियो को दोबारा से देख लेना। लेकिन सेम लेवल से अगर हम एक बार डे एंड की बात करने लगे 30 अगस्त को, तो 2-3 कैंडल के साथ ऊपर ले जाया गया और बिल्कुल उल्टा किया गया। यहां पर पहले हैवी क्वांटिटी से बाय किया गया और उसके बाद में एक ही रेंज में रखकर सारा माल यहां पर पब्लिक को चिपका दिया गया। और किसने बेचा यहां पर? ये किसने बेचा होगा? पहले तो स्पाइक लेकर आए, स्पाइक जैसे ही आएगी कुछ ब्रेकआउट नजर आएगा, रिटेल पब्लिक को लगेगा कि बंद होते होते मार्केट ऊपर जा रही है, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, अब कल तो इसने और ऊपर जाना है। लेकिन एक स्पाइक के बाद में उन्होंने सारा माल यहां पर ये निकाल दिया है, और निकालने के बाद में क्योंकि ये साफ साफ नजर आ रहा है, उसके बाद में सेम लेवल से ये किसने बेचा होगा? आप ध्यान से समझो, ये इन्हीं लोगों ने बेचा जिन लोगों ने यहां से गैप डाउन दिया था। तो यहां से गैप डाउन दिया था, तो यहां से बाइंग इसलिए की गई सेम लेवल पर। जिसने बाइंग यहां पर शुरू की, यहां पर माल उसने नहीं बेचा। यहां किसने माल बेचा? जिसने यहां पर माल बेचा था। तो एक ही रेंज थी 3200 के आसपास, जिस लेवल पर एक ही पार्टी ने माल बेचा था। यहां जिसने बाय किया उसने कहां पर बाय किया? उसने नीचे गिरने के बाद में सेम लेवल पर यहां पर बाइंग की नेक्स्ट डे, और बाइंग करने के बाद में सेम ही लेवल पर बाइंग अभी की गई। हम इसको थोड़ा सा बड़े चार्ट फ्रेम पर कर लेते हैं जिससे ये कैंडल्स भी हमारी सारी नजर आ जाएं और अच्छे से दिख जाएं। सेम ही लेवल पर जिसने यहां बाइंग की, फर्स्ट लेवल पर दोबारा से सेम लेवल पर बाइंग की, और तीसरी बार भी हैवी वॉल्यूम के साथ इसी ने बाइंग की है। अब बात यह आती है कि विवेक भाई यहां से सेलिंग नहीं आई क्या इस लेवल पर? क्योंकि जिस बंदे ने इस लेवल पर सेल किया था
उस बंदे का यहां पर रेसिस्टेंस आया ही नहीं, उसने यहां पर कोई भी माल नहीं बेचा। जो बायर है वो यहां से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर ले गया और आज जिस लेवल पर पहले इस पार्टी ने माल बेचा था उसी से ऊपर इन्होंने रोककर आज इसको होल्ड करके रखा है और इस रेंज में ये आ ही नहीं पाया और यहां पर ही लगातार बाइंग होती रही। इन सब बातों से पता चलता है कि ऑपरेटर जो सेलर था, सेलर ऑपरेटर अपनी पोजीशंस को निकाल चुका है, वो एग्जॉस्ट कर चुका है और जो बायर ऑपरेटर है वो यहां पर माल को भर रहा है लगातार एक ही रेंज में रखकर और ये रेंज एक्चुअल में एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, ये एक अमेजिंग सपोर्ट है और उसको पता है कि अगर लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी में बनना है तो यहां पर बाइंग करनी पड़ेगी। अब यहां से हमें पता चल जाता है कि ये गैप डाउन एक्चुअल में गैप डाउन जाने वाला है या ये गैप डाउन फर्दर से एक पहले रेंज यहां पर लेकर आएगा जो इसका रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस जिस लेवल पे बार बार आ रहा है, अगर हम बात करने लगे कितने परसेंट का यहां से गेन नजर आता है करंट से लेकर रेसिस्टेंस तक, दिस इज 9.63%। ये 9.63% जाने में कितना टाइम लग सकता है? मेरे ख्याल से उतना ही टाइम लगेगा जितना यहां पर ये लगता है। 10 डेज यहां पर लगे 10% बढ़ने में, उसके बाद में 10% बढ़ने में, यहां पर भी शायद 10% बढ़ने में 10 डेज के आसपास का ही टाइम लगा। उसके बाद में सेम टाइम ही यहां से लेकर लगा है, मैं एक बार इसको पिक कर लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक भी ऑलमोस्ट 28 डेज में 15% के आसपास की रैली आई है। मैं कहता हूं अगर 10% यहां से इंक्रीज होने में अगर अच्छा खासा टाइम भी लग जाए, 40-50 डेज भी लग जाए तो भी 40-50 डेज 10% गेन टीसीएस जैसी कंपनी में इज नॉट ए बैड आइडिया। और उसके बाद में जब ये इस रेसिस्टेंस को तोड़कर निकलेगा तो फर्दर जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस इसका आएगा, नेक्स्ट रेसिस्टेंस आता है यहां पर जहां 3 बार रेसिस्टेंस पहले से बन चुका है और इस तरह के रेसिस्टेंस अक्सर यहां तक आएगा। उसके बाद में डिपेंड करेगा कि यहां पर ये कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा क्या, और इस तरीके से पूरे चांसेस हैं कि यहां पर ये ऐसे ही इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, उसके बाद में फर्दर निकल जाएगा। तो इस तरह के शेयर्स को बेचा नहीं करते, इस तरह के शेयर्स को शॉर्ट नहीं किया करते, सिर्फ और सिर्फ फर्दर बाइंग करने के लिए राइट अपॉर्चुनिटी का टाइम का वेट करते हैं। यहां पर मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी समझ के हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे समझ के हिसाब से आप यहां पर सीखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे रेगुलर वीडियो बनाने का मेरा भी मन करे और आपको भी यहां पर नॉलेज मिलती रहे और आप भी कुछ पैसे कमा सकें। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।